वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऐसे टर्म्स रहते हैं जो कि डेली यूज़ करे जाते हैं एक बिजनेस वर्ल्ड में। जैसे कि पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो या फिर वो एसेट, लायबिलिटी, नहीं तो कैपिटल में अफेक्ट करती है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल, ऐसा अमाउंट जो कि प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा हो यानी कि लगाया हो। अमाउंट एक कैश के फॉर्म में नहीं, बल्कि कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और एसेट भी हो सकता है। एक तरीके का लायबिलिटी भी रहता है प्रोप्राइटर के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटर अगर वो अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो वो रिटर्न भी चाहेगा बिजनेस से, तो वो रिटर्न एक प्रॉफिट के थ्रू आता है उसके पास। कैपिटल को अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अपन ने इसमें से कैपिटल पढ़ लिया है। अब एसेट, एसेट ऐसा कोई भी पोजेशन या फिर प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हो, यानी कि कोई भी लंबे समय से बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हो और उसका मेन पर्पस सेलिंग ना होकर, मतलब कि उसको रीसेल पर्पस के लिए ना लेकर बिजनेस की मेंटेनिंग के लिए इस्तेमाल करा गया हो। जैसे कि फर्नीचर हो गया, टेबल्स, टीवीज, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये कई टाइप के भी होते हैं। जैसे कि पहला नॉन करेंट एसेट, ऐसे एसेट जो कि बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ करे हैं और जिनका मतलब सेल नहीं है, मतलब कि रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं किया गया उसको। एक तरीके से इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी समझ सकते हैं। दूसरा है टेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट जो कि आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, मतलब कि जिनकी एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट जिनको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। एक तरीके से आप बस एक एग्रीमेंट टाइप का है, यानी कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। तो ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं रहते हैं, एक एग्रीमेंट के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि एक रिटन डाउन फॉर्म में रहते हैं। करंट एसेट, करंट एसेट ऐसे एसेट जिनका मतलब रीसेलिंग के लिए है और एक महीने के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर ही अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी ऐसा अमाउंट होता है जो कि बिजनेस फर्म आउटसाइडर्स को ओ करती है, यानी कि बाहर वालों से उसने पैसे उधार पे लिए रहते हैं। अब ये भी डिवाइडेड रहते हैं दो पार्ट में। पहला है इंटरनल लायबिलिटी, ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस फर्म प्रोप्राइटर को ओ करता है। जो अपन ने अभी पढ़ा था ना कैपिटल के बारे में, ये उसी की बात कर रहे हैं, सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऐसे लायबिलिटीज जो कि बिजनेस फर्म ओ करता है आउटसाइडर्स को। ये एक तरीके से आप नॉर्मल लायबिलिटी भी समझ सकते हैं, ये तो उनने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है इन दोनों के बीच में। लायबिलिटीज और भी क्लासिफाइड रहते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो कि एक लंबे समय तक चलते रहेंगे, जैसे कि बैंक लोन हो गया आपका, या फिर डिबेंचर्स हो गए एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी, ऐसे लायबिलिटीज जिनको अभी एक साल के अंदर ही अंदर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, उसको फुलफिल करना रहता है। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। ट्रेड रिसीवेबल ऐसा अमाउंट रहता है जो कि आपने, यानी कि एक बिजनेस फर्म ने कोई भी गुड्स या सर्विस बेच के उसको मिलना है। अभी ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं अपने डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स यानी कि ऐसे आदमी जो कि फर्म को ओ करते हैं मनी, यानी कि पैसे उनने उधार लिए हैं या फिर उनने गुड्स या कोई भी सर्विस उनने उधार ली है फर्म से और उनको पे बैक करना है अभी थोड़े टाइम बाद। अभी यानी कि प्रेजेंट में कैश नहीं है, बिजनेस के पास कैश नहीं है उस पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स के लिए। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि कंपनी ए है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब कंपनी बी ने ए को सामान सेल करा और ए ने उसको लिया है क्रेडिट्स पे,
यानी कि उधार पे वो सामान लिया है, तो वो कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी बी को एक एग्रीमेंट भेज देगी कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे आपको पैसे दे दूंगा, और जब बी को पैसे चाहिए होंगे तो वो ए के पास जाकर वो अग्रीमेंट दे के पैसे ले सकता है। तो अगला है अपना ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि अपनी फर्म सामने वाले की फर्म या पर्सन से ओ करती है। इसके भी दो टाइप के रहते हैं, एक तो रहता है क्रेडिटर्स और एक रहता है बिल्स पेएबल। क्रेडिटर डेटर्स का उल्टा रहता है। ऐसा कोई भी आदमी या फर्म जिससे अपन ने गुड्स या सर्विस उधार पे लिए रहते हैं, हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये एक तरीके से डेटर का उल्टा रहता है। और बिल्स पेएबल भी बिल्स रिसीवेबल का उल्टा है। बिल्स पेएबल हम लोग सामने वाली कंपनी को देते हैं जिससे अपन ने उधार पे लिया रहता है। ये भी एक एग्रीमेंट की तरह रहता है कि एक पर्टिकुलर डेट को कि आपकी पेमेंट मैं आपको फुलफिल कर दूंगा, ये भी सेम रहता है। अगला है परचेजेस। परचेजेस यूज होता है गुड्स के फॉर्म में, इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेजेस ऑफ गुड्स। गुड्स यानी कि जो बिजनेस के लिए, जैसे अपन ने एसेट की बात करी थी, एसेट्स को प्रोक्योर करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। जो भी अपन गुड्स परचेस करते हैं वो उसका मेन पर्पस बिजनेस के इस्तेमाल में रहता है, बिजनेस पर्पस के लिए रहता है, ना कि रीसेल पर्पस के लिए। अगला है सेल्स। सेल्स कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विसेज जिसकी आप ट्रांसफ़र कर देते हो ओनरशिप सामने वाली फर्म या पर्सन को, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। सेल्स तो आपका नॉर्मली जानते ही होगे कि एक बिजनेस में कैसी ट्रांजैक्शन होती है। सेल्स करती है मतलब कि सामान का लेन देन और पैसे का लेन देन। ठीक है, फिर इसका आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब आप कोई सेल्स करते हैं और सामने वाले को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती, कभी कभार आप ऑनलाइन में भी देखते हैं कि सामने वाले को कुछ साइज़ पसंद नहीं आया तो उसने थोड़ा अमाउंट या वो पर्टिकुलर ही गुड वापस कर दिया, तो सेम इज़ द केस विद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। अब आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट इज द टोटल रेवेन्यू एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि आपने जितना भी कमाया है और जितना आपने एक्सपेंस लगाए, यानी कि आपने जितने भी मनी या एसेट कुछ भी लगाया है उसको माइनस करने के बाद जो एक्सेस में बचता है उसको अपन प्रॉफिट मानते हैं। फिर अगला है गेन। गेन इज द बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। अब इसमें भी आपको गेन यानी कि कुछ प्रॉफिट टाइप का ही बोलते हैं हर कोई, लेकिन प्रॉफिट और गेन में बहुत ही डिफरेंस है। प्रॉफिट आप जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो जो बचता है उसको अपन प्रॉफिट कहते हैं। गेन्स रहता है आपने कोई भी जैसे एक्टिविटी रहती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया या कुछ भी ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जिससे आपको कस्टमर मिले या कोई भी सामान या पैसे मिले, तो उसको अपन गेन की कैटेगरी में डालते हैं। फिर आते हैं लॉस पे। लॉस के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो प्रॉफिट का एक तरीके से उल्टा, टोटल एक्सपेंस अगर ज़्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से तो उसको भी अपन लॉस को मानेंगे। और दूसरा, जब अपन को कोई भी आपने एक्टिविटी या कुछ भी आपने प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट करा है उससे भी कोई बेनिफिट ना मिले, नो बेनिफिट, तो इसको भी लॉस कहते हैं। एक्सपेंसेस ऐसा कोई भी खर्चा जो कि आपने गुड्स बनाने में खर्च करा हो, इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स। आते हैं फिर एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर भी ऐसा कोई भी डिसबर्समेंट यानी कि कैश को देना या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी एसेट या गुड्स को एक्वायर करने में जब खर्चा जाता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंस और इसमें भी डिफरेंस रहता है। एक्सपेंस आप कोई भी खर्चा जो आप गुड्स पे लगा रहे हैं बनाने में, और ऐसे गुड्स पे जो कि रीसेल पर्पस के लिए होना हो। एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पोजेशन पे लगा रहे हैं एक्वायर करने को, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं और जिसका मेन पर्पस रीसेलिंग ना है। फिर अगला है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एक तरीके से एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, नॉर्मल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा
जो कि आप फिक्स्ड एसेट खरीदने में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए खर्च करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका आपको बेनिफिट आगे चल के यानी कि विद इन अ 1 ईयर नॉर्मली मिल जाएगा। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को तो नहीं बढ़ाता, बल्कि जो अर्निंग कैपेसिटी के लिए जो भी आपका रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, उसको मेंटेन करने के लिए ये खर्चा करा जाता है। अगला है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक तरीके का इनकम है जो कि आपकी डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन से आता है। इनकम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में मारवाड़ी लोग या गुजराती लोग कहते हैं कि दिन का कितना बना है या आज का कितना का गल्ला हुआ है, तो उसी का एक तरीके से इंग्लिश वर्जन है कि रेवेन्यू, व्हाट्स योर टुडेज रेवेन्यू। ठीक है, अब अगला है इनकम। अब इनकम रेवेन्यू से बहुत ही अलग है। यहाँ पे भी लिखा है इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। जैसे अपन ने बात करी कि रेवेन्यू की और एक्सपेंस की, इसका एक फॉर्मूला भी है, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जब भी रेवेन्यू एक्सेस होगा एक्सपेंस से तो उसको इनकम कहा जाएगा। ड्राइंग, ऐसा कोई भी कैश या गुड्स जो कि प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन एक बिजनेस से ले लेता है पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसको अपन ड्राइंग्स कहते हैं। अब आते हैं डिस्काउंट पे। यहाँ पे डिस्काउंट तो नॉर्मली पता ही है कि कोई एमआरपी या कोई लिस्ट प्राइस पे उसको थोड़ा छूट दे देना, लेकिन इसके भी 2 टाइप के रहते हैं। पहला रहता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक सेलर और एक मैन्युफैक्चरर के बीच का डिस्काउंट रहता है। अगर मान लो सेलर कोई बल्क में सामान ले रहा है यानी कि बल्क में गुड्स ले रहा है और कैश दे रहा है या फिर क्रेडिट, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर बल्क में ले रहा है तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है ऑन द लिस्ट प्राइस, नॉट ऑन द एमआरपी बट द लिस्ट प्राइस। अगला है कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट सेलर और कस्टमर के बीच का रहता है। अगर मान लो कोई कस्टमर क्रेडिट पे सामान ले लेता है तो उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट या एक तरीके से कहें लालच के लिए उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं कि जल्दी से पेमेंट वो कर सके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ये सारे के सारे बेसिक टर्म्स हो गए थे अकाउंटिंग के, जो कि मेनली आपको आगे चल के 11th 12th या आगे की जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।